अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हफ्ज़ुल यूबी। नाज़रीन, फिनांस एक्ट 2024 के इनकम टैक्स और सेल टैक्स में क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं, कौन कौन से टैक्स लगाए गए हैं, कौन से विद होल्डिंग टैक्सेस के रेट बढ़ाए गए हैं। रोज नए से नए कानून आते जा रहे हैं विद होल्डिंग के हवाले से, उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और FBR खास तौर पर सबसे ज्यादा टैक्स अहदाफ को पूरा करने के लिए विद होल्डिंग टैक्सेस पर इंसार क्यों करता है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। मेरे साथ गुफ्तगू करने के मौजूद हैं, उनके साथ मौजूद हैं मलिक जलील अहवान साहब, एडवोकेट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, लीगल एडवाइजर हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनियर नायब सदर हैं इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के। मलिक जलील अहवान साहब, सेल टैक्स को आप बहुत जबरदस्त उस पे ग्रिप है आपकी। सेल टैक्स में क्या समझते हैं, जो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, सिर्फ उनका जो रजिस्टर है उनका विद होल्डिंग टैक्स उनसे काटा जाता है, या जो अनरजिस्टर्ड उनसे भी काटा जाता है, उसका तरीकाकार क्या है? अयूबी साहब, आपने 2-3 सवाल मिक्स कर दिए हैं। रिजवान साहब ने जिस तरह विद होल्डिंग का बताया कि 11F जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इसको सेक्शन 11 को ख़त्म करके अब 11E, 11F, 11G सेल टैक्स में मुतारफ कराया गया। बेसिकली जो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं वो 11th शेड्यूल में सेल टैक्स के जो 11th शेड्यूल है उसमें डिफाइंड है। 11F में जाकर भी कोई ऑफिसर प्रिजम्पशन पर सेल टैक्स विद होल्डिंग पर नहीं लगा सकता। इसमें उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है, जिस तरह इनकम टैक्स में 161 है विद होल्डिंग का, उससे पहले एक रिकंसिलेशन होती है 44(4). अगर आप तमाम अपनी पेमेंट्स को रिकंसाइल कर देते हैं सिस्टम पर, तो उसके बाद 161 की जरूरत नहीं होती और ऑफिसर वहां पर उसको खत्म कर सकता है। 161 में वो सिर्फ जो डिफॉल्टेड पेमेंट है उस पर ही टैक्स लगाता है। इसी तरह सेल टैक्स में जो विद होल्डिंग का कंसेप्ट है, उन्होंने एक अलहदा आर्डर कहा है कि अब ऑफिसर सिर्फ विद होल्डिंग की हद तक वो ऑर्डर करेगा, क्योंकि ज्यादातर जो फ्रॉड हो रहे थे वो आप देखें कि वेस्ट पेपर में सीमेंट को उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह वेस्ट पेपर, कोयला, इसमें अब उन्होंने ये कहा कि जो एंड कंज्यूमर जिसको ये सेल कर रहे हैं वो सप्लायर का 80% काटेंगे। अब वहां पर उन्होंने उन्हीं टैक्स पेयर का ऑडिट करना है जो कि 11th शेड्यूल में विद होल्डिंग एजेंट डिफाइंड है कि जहां पर वो 80% टैक्स डिडक्ट करने में नाकाम हो गए तो गवर्नमेंट ने उनसे जो है वो 11F में जो है वो रिकवर करना है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा है। पहले सेक्शन 11 में सेल टैक्स में तमाम चीजें जो है वो ऑफिसर लेकर आ जाते थे, अब उन्होंने एक जो है वो सेक्शन को अलग कर दिया है। खैर है, उसमें फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस पर काबू पाने के लिए मेरे ख्याल में उन्होंने विद होल्डिंग का स्कोप सेल टैक्स में बढ़ाया भी है। 4-5 सेक्टर को लेकर आए हैं और उन्होंने बाउंड कर दिया बड़ी कंपनीज को कि जब आपने इनको पेमेंट करनी है तो आपने इनका 80% सेल टैक्स, क्योंकि अब वो 20% तक इनवाइस पीछे ले सकते हैं। पहले जब वो इनवाइस होती थी तो वो बाद में उसकी रिकवरी वो बाद में स्ट्रक अप हो जाती थी या लिटिगेशन में केसेस चले जाते थे, और इस बेस पर डिपार्टमेंट के अरबों के केसेस बने जो कि आगे जाकर अपील में खत्म हो गए। तो ये उन्होंने रेवेन्यू का एक, चूंकि इनवाइस आप देखें कि आप क्रश स्टोन है या दूसरे है उनके पास इनवाइसेस कईयों के पास नहीं होता, तब उन्होंने आसान तरीका यही किया है कि वो उससे जो है वो अगले बंदे को जिसको वो सप्लाई करेंगे कि वो, और 11F भी उसी अमाउंट का होगा जो कि पहले ऑफिसर एस्टेब्लिश करेगा कि एज ए विद होल्डिंग एजेंट जो है वो उनकी डिडक्शन जो है वो नाकाम हो गई। इसको प्रिजम्पशन पर या इसको मिसयूज नहीं किया जा सकेगा। सेल टैक्स में सबसे ज्यादा रिफंड में बड़े घपले हुए, पीछे बड़े लोगों ने रिफंड भी लिए, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का बड़ा शोर मचा। अब 350 SRO भी आया, उसके बाद कई नोटिफिकेशन आ चुके हैं सेल टैक्स में चोरी रोकने के लिए। आप समझते हैं वो वाकई अब जो इतने ये नए रूल्स आप 11F, FE, F जितने भी निकाले हैं, इनसे कुछ सेल टैक्स में चोरी रोकने के लिए FBR कामयाब हुआ है? मेरे ख्याल में स्टील सेक्टर में तो उन्होंने देखे, आप लोकल परचेज या स्क्रैप का तो इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकते, तो उसमें अब जो परचेज का इनपुट है जो पहले होता था इस तरह कोयला या वेस्ट पेपर का या जिप्सम का या सीमेंट का, तो इसमें काफी इश्यूज आते थे, वो काफी हद तक अब जो है वो इसका कवर हो जाएगा। मलिक साहब, जो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं उनको क्या दुश्वारियां पेश आती हैं, और जो सरकारी महकमे जो सेल टैक्स में विद होल्डिंग करते हैं उन पे कौन से कानून लागू होते हैं? देखिए जी, सरकारी इदारों को तो कोई दुश्वारी, देखे अगर एक गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, अगर एक अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर है तो उसका जो है वो 100% जो है वो टैक्स डिडक्शन जो है वो गवर्नमेंट ने काटनी है। से जो टैक्स काटते हैं, कटौती करते हैं सेल, वो हुकूमती खजाने तक जमा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर देखें वो एक चालान जमा होता है, CPR जमा होता है। अब वो दौर नहीं है कि कोई मैनुअल चालान या जेली चालान या वो बना लिया, अब बाकायदा एक सिस्टम जनरेटेड वो PSID और चालान होता है, अपने रिटर्न में शो करता है, तो वो उसके पास रिकॉर्ड क्यों नहीं होता? जब किसी महकमे के पास जाते हैं सरकारी कहते हैं हमारे पास नहीं, बिल्कुल होता है। देखें PSID में अब फ्रॉड वो नहीं हो सकता, जो जमा होता है वो ऑटोमेटिकली उसका लिंक जो है वो FBR के साथ और रिटर्न के साथ हो सकता है। हाँ, जो अनरजिस्टर्ड बंदा है वो उसको क्लेम नहीं कर सकता। जो रजिस्टर्ड बंदा है उसकी जो है जो ही
डिडक्शन होती है उसके सिस्टम पर आ जाती है और वो उसको क्लेम कर सकता है। रजिस्टर्ड बंदे से सिर्फ विद होल्डिंग की जाती है कि जो अनरजिस्टर्ड है उनसे भी विद होल्डिंग की? अनरजिस्टर्ड की तो 100% होती है ना जी। गवर्नमेंट इदारे जब सप्लाई रजिस्टर्ड का रेट 5% है, इस तरह कंपनीज जो है वो जब सप्लाई सेल टैक्स में अनरजिस्टर्ड से वो लेती हैं, उसको पेमेंट करती हैं तो उसका 5% करते हैं। तो अनरजिस्टर्ड के हमेशा जो है वो उसके रेट्स इनकम टैक्स में भी ज्यादा हैं और सेल टैक्स में भी उसके रेट ज्यादा। तो फिर सेल टैक्स में सबसे ज्यादा चोरी का तरीकाकार क्या है? उसको जैसे 570 अरब रुपए का जैसा पीछे एक करप्शन का स्कैंडल निकला, बार बार FBI के सबसे ज्यादा सेल टैक्स में चोरी होती है, इसको सिर्फ ये कानून से रोका जा सकता है या टैक्स इस तरह टैक्स बार बार मुतालबा करती हैं इसको सिंगल डिजिट पे लाया जाए, इनपुट को खत्म किया जाए, फिर इसमें सेल टैक्स की चोरी को खत्म हो जाएगी, वैसे रुक जाएगी? अब बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि इनपुट टैक्स जो है वो खत्म कर दें और जो आउटपुट टैक्स है उसकी रेशो कम कर दें। 8% भी अगर कर दें तो अब भी देखें वो 8B का टैक्स जो है वो जमा होता है, आउटपुट का 10%, पीछे इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट हो जाती है। वैट सिस्टम पर ले आए, कोई 7 या 8% आउटपुट टैक्स कर दें और इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट ना हो तो काफी जो है कलेक्शन में इजाफा होगा और लिटिगेशन भी मेरे ख्याल में खत्म हो जाएगी। मलिक साहब, इस्लामाबाद में 1 अरब रुपए पे 100 रुपए के मचलके पे जमानत मिल गई, वो क्या वाकई ऐसा था? 1 अरब का टैक्स के ऊपर 100 रुपए में जमानत मिल गई? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम दरअसल पूरा केस पढ़ते नहीं है और हम उस पर जो है वो बहस शुरू कर देते हैं। वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जजमेंट थी, बड़ी जबरदस्त जजमेंट है। उसमें जो अक्यूज था उसका तो नाम FIR में ही नहीं था, वो बेसिकली कंपनी का एम्प्लॉय था, कंपनी का वो एम्प्लॉय था और कंपनी का केस अभी चल रहा था। एक्चुअली बेनिफिशियरी कौन है? कंपनी है। उन्होंने ताज इंटरनेशनल का रेफरेंस दिया कि आप पहले लायबिलिटी डिटरमिनेंट कंपनी की करें, कंपनी को तो अभी केस चल रहा है और आपने पहले मुलाजिम को उठा लिया है, तो वो 1 अरब तो कंपनी ने टैक्स देना था ना, जो मुलाजिम ने एम्प्लॉय तो नहीं, उस बेस पर उसकी जो है वो वहां से जमानत हुई है। अच्छा, ताज इंटरनेशनल पर जो महकमे की अपील मुस्तरद हुई है उसकी क्या वजह है? ताज इंटरनेशनल में डिपार्टमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। बेसिकली एक सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी होती है, तो डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ ये है कि सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी वो कंकरेंटली दोनों जो है वो इकट्ठी की जा सकती हैं एक टैक्स पेयर पर। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन अंडर द सेल टैक्स एक्ट जो है ये मुनासिब नहीं है कि एक रजिस्टर्ड एक आपका टैक्स पेयर है, ऑनरेबल सिटीजन है, पहले आप उसको जो है वो टैक्स लगाएं, पहले आप उसकी एडजुडिकेशन को कंप्लीट करें, उसको अपॉर्चुनिटी दें। FIR से नहीं रोका गया। उसके बाद जब तमाम अपॉर्चुनिटी आप उसको देते हैं, उसको अपील की रेमेडी, तो एंड पर जब आप समझते हैं कि उसकी जो है वो रिकवरी जो है वो आप अनडिस्प्यूटेड है, उसने उसके तमाम फोरम उसने जो है वो अपनी अपील के राइट सारे अवेल कर लिए हैं, उसके बाद आप जो है वो कर्से मैयस दिलें और उसकी गिरफ्तारी या दूसरी बैंक अटैचमेंट या उसकी तरफ जाएं। तो ये मेन जो है ना जी, ये जजमेंट है ताज इंटरनेशनल की। सेल टैक्स में वैसे जब बजट आता है उसमें फाइनल हो जाता है सेल टैक्स, हमने साल में ये हमने विद होल्डिंग करनी है, ये हमारे टैक्स रेट होंगे, लेकिन उसके बाद भी कई नोटिफिकेशन आते हैं, सारोज आते हैं, जिस तरह उसका 60 दिन का आपने पासवर्ड तब्दील करने, नई पॉलिसी आप मुतारफ करवाई, क्या उससे भी सेल टैक्स में चोरी में कोई उसमें आप समझते हो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अयूबी साहब, जैसे कि आपको मैं आपके पिछले प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ कि यूजर ID पासवर्ड बहुत अहम चीज है। ये आपका एक रिमोट है, ये आप पाकिस्तान में दुनिया के कहीं पर भी कोने बैठे हुए आप अपने पर्टिकुलर्स को चेक कर सकते हैं, आपने क्या सेल शो की है, क्या परचेज शो की है। और मैं तो बल्कि तमाम टैक्स पेयर को कहता हूं कि आपके पास आपका यूजर ID पासवर्ड होना चाहिए और किसी अपने रिलायबल और प्रोफेशनल बंदे को ही अपना यूजर ID पासवर्ड दें, हर बंदे को यूजर ID पासवर्ड ना दें। अवेयरनेस होनी चाहिए, इससे तमाम डेटा जो है वो यूजर ID पासवर्ड मिसयूज हुई है। इसमें डिपार्टमेंट के प्राल के भी बंदे कुछ मिले हुए थे, कुछ बाहर के भी जेली कंसल्टेंट जो है वो उन्होंने यूजर ID पासवर्ड करके इनपुट डाला गया, बाद में वो इनपुट खत्म कर दिया गया, 50-50 करोड़ की सेल डाली गई, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, बाद में जो है वो अनेक्स्चर वो खत्म कर दिया गया। तो ये FBR ने मेरे ख्याल में एक दोबारा मैं अर्ज यही कहूंगा कि फेक और फ्लाइंग इनवाइसेस का जो एलिमेंट है उस पर एक काबू पाने की कोशिश की है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है हर 60 दिन के बाद अपने यूजर ID पासवर्ड को जब खुद चेंज करना है, उसको जब चेंज करेगा तो वो उसको अपने एक तो पर्टिकुलर्स का भी पता लगता रहेगा। बाद आप एक एक साल जो है वो आप नहीं देखते कि मैंने क्या डिक्लेयर किया हुआ, क्या सेल परचेज है, आपकी नील की रिटर्न जा रही होती है, आपका बिजनेस नहीं हो रहा होता। तो जब 60 दिन के बाद आप अपना यूजर ID पासवर्ड चेक करेंगे तो कम से कम आपको अपनी एक्टिविटीज का पता भी लग जाएगा। लेकिन हमारी जो लिटरेसी रेट है वो तो ना होने के बराबर है। हमारे तो समझते हैं वकील ही हमारा जो करेगा वो रिटर्न मंथली भरेगा, वकील ने फोन करके पूछना है जनाब क्या सप्लाई किया आपने, क्या आप किया है, क्या लिया है, वकील पूछता है। तो ये जो माहौल है, मजाज है हमारा, इसमें किस मुमकिन होगा? नहीं सर, इतना भी नहीं है। वो देखिए एक रजिस्टर्ड पर्सन जो सेल टैक्स में है खासकर,
اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی سیل کتنی شو کی ہے, میں نے سیل ٹیکس کتنا پے کیا ہوا ہے, میری پرچیز کیا ہے, سیل کیا ہے, اس نے ٹرانزیکشن کرنی ہوتی ہے, 73 کی کمپلائنس کرنی ہوتی ہے. آج کل جس طرح سے وہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز ہیں 60 دن کے بعد, تو میرے خیال میں ایک رجسٹرڈ پرسن کے لیے یہ فی الحال تو درست فیصلہ ہے. ہاں یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹائم پیریڈ وہ 2 منتھ کا دیا ہے, وہ اگر یہ کہہ دیں کہ 6 منتھ کے بعد اگر اس کو ٹائم پیریڈ کو بڑھا دیں کہ 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ یوزر آئی ڈی پاسورڈ چینج کر لیں یا سال کے بعد جو کر لیں, تو وہ چلیں ذرا شروع میں فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا ٹیکس پہ. ویسے فائنانس ایکٹ 2024 میں سب سے زیادہ اس سال میں سیل ٹیکس کو نہیں فوکس کیا گیا خاص طور پر. گورنمنٹ کا جو ہے وہ ریٹ تو سیل ٹیکس کا وہی رہا جی 18%. کچھ انہوں نے ود ہولڈنگ ڈالے ہیں, کچھ سیکشن چینج کیے ہیں لیٹیگیشن سے بچنے کے لیے, فراڈ کی ڈیفینیشن کو بہت زیادہ بڑھایا ہے. دوبارہ یہی کہوں گا کہ ان پٹ کو تو ختم نہیں کرتے تو آؤٹ پٹ ٹیکس جو ہے وہ کم کریں. مطلب جلیل صاحب انکم ٹیکس کے جو ود ہولڈنگ ٹیکسز, اس میں ود ہولڈنگ ایجنٹس ہیں ان کو بھی کوئی دشواریاں پیش آتی ہیں یا ٹیکس پیئر کو کوئی دشواریاں پیش آتی ہوں؟ سر کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یوزر آئی ڈی پاسورڈ کی بات ہو رہی تھی. یوزر آئی ڈی پاسورڈ کی جو کنڈیشن ہے 60 دن کی, وہ مزید سجیشن یہ ہے کہ وہ صرف رجسٹرڈ پرسن کے لیے ہونی چاہیے جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے. رجسٹرڈ پرسن وہ ہے جو سیل ٹیکس میں ہے. اس کے علاوہ جو سیلریڈ انڈیویجول ہیں جو سیل ٹیکس میں نہیں ہے, تو یوزر آئی ڈی پاسورڈ کی جو ہے نا وہ ان پر کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے سر. دوسرا سر ود ہولڈنگ ایجنٹ کا آپ نے بتایا کہ انڈیویجول اور اے او پی کو انہوں نے ایک فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے کہ جب ان کی ٹرن اوور 10 کروڑ سے زیادہ ہوگی تو وہ پھر ود ہولڈنگ ایجنٹ ہوں گے. اگر ان کی ٹرن اوور 10 کروڑ سے کم ہے تو ان کا آڈٹ 161 کا نہیں ہوگا اور وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں ہوگا. دوسری بات سر ود ہولڈنگ کی سر پراپرٹی کی بات کر رہے تھے. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی کے ٹیکسیشن ریٹس نان فائلر کے لیے بہت زیادہ انہوں نے بڑھا دی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایف بی آر نے بار بار موقع دیا ہے. 4-5 ماہ پہلے یہ ایڈورٹائزمنٹ شروع ہو گئی تھی کہ اگر آپ آخری ریٹرن 2024 کی بھی ٹائم پر دے دیں تو آپ فائلر ہی ہوں گے, لیٹ فائلر نہیں ہوں گے. بے شک آپ کی پچھلی ریٹرنیں لیٹ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے ایگریکلچرسٹ ہیں, کچھ لوگ ہیں جو 2-3-4 کروڑ روپیہ بڑی مشکل سے اکٹھا کرتے ہیں. 3 مرلے کا گھر یا 4 مرلے کا گھر آتا ہے, تو اس پر سر نے جس طرح سے کہا کہ وہ جب ان کو لیٹ فائلر کا یا نان فائلر کا 10% تک ریٹ لگتا ہے تو وہ بہت زیادتی ہے. 5 مرلے تک جس کی وہ ہو گھر کی, بلکہ ابھی چیئرمین ایف بی آر صاحب کا کو آ رہا تھا کہ جو 5 کروڑ تک جو پراپرٹی پرچیز کرے گا اس سے سورس نہیں پوچھا جائے گا. ایک تو پہلے آپ نے ٹیکس دیا, غریب بندے نے 3-4 کروڑ پر 236C کا ٹیکس دیا, 236K کا ٹیکس دیا پرچیز کا. پھر اس نے یہ بھی بتانا ہے کہ 3 کروڑ اس کے پاس کہاں سے آیا. تو وہ تو اسی لیٹیگیشن میں یہ, اس میں جو ہے وہ چھوٹا جو ہے وہ بڑا جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے, جو بڑی وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, اس نے پہلے سے سارا پلان کیا ہوتا ہے, اس کے بعد وائڈ منی بھی ہوتی ہے. 5 کروڑ روپیہ وہ غریب بندہ تو نہیں ہے. یہ لا جو ہے نا, میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو غریب طبقہ ہے, جو چھوٹا جس نے پراپرٹی لینی ہے, وہ اب اس کا 30 سے 40 لاکھ تک جو ہے وہ 3-4 کروڑ کی پراپرٹی پر ٹیکس بن جائے, تو یہ بہت زیادتی ہے. کنفیوژن بھی بار بار کیوں پیدا کی جاتی ہے؟ ابھی نان فائلر پراپرٹی نہیں خرید سکے گا, اپنا سورس بتائے گا, بزنس بند کر دیا جائے گا, پھر یہ 1 کروڑ تک چھوٹ ہے, 5 کروڑ تک چھوٹ ہے نان فائلر کے لیے. یہ کنفیوژن بھی تو ہے نا ڈپارٹمنٹ کے ٹیکس کلیکٹر کے لیے بھی اور ٹیکس پیئر کے لیے بھی. ابھی تک چھوٹ جو ہے وہ 236K یا C کی کوئی انکم ٹیکس ایکٹ کے تحت نہیں ہے. اس میں کچھ انہوں نے اوورسیز کو دی ہے کہ وہ ان کا اب ریٹرن دینے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے اوورسیز کا بھی لیٹ فائلر کا اور وہ بھی ریٹرن دیتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ وہ نان ریزیڈنٹ ہے تو ٹیکس وہ بھی دیں گے, لیکن فائلر والا ریٹ جو ہے وہ ان کا لگے گا. تو اس پر جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ جو 5 مرلے تک گھر ہے یا جو 1.5 کروڑ تک رجسٹری ہے یا 1 کروڑ 1.5 کروڑ تک رجسٹرڈ ویلیو یا ڈی سی ریٹ یا FBR ویلیو جو ہے سر. ایکسائز نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا 50 لاکھ تک جو گھر کو خریدے گا اس میں کوئی یا فائنل ٹیکس کر لیں 2% تک 3% تک, جس طرح نان ریزیڈنٹ کا ٹیکس جو ہے وہ فائنل ہے. لیکن ملک صاحب ہو تو یہ رہا نا, اب کسی جگہوں پہ جہاں FBR کا جو ریٹ ہے وہ 8 لاکھ ہے, لیکن وہاں کا جو مارکیٹ ویلیو ریٹ ہے وہ 2-2.5 لاکھ ہے. تو وہ بھی تو کنفیوژن ہے لوگوں, وہ اس لیے پریشان ہے اتنے کہ وہ جگہ نہیں ہے, تو مارکیٹ ویلیو نہیں ہے, لیکن اس کا FBR کا ریٹ بہت زیادہ ہے. اب ڈی سی ٹیبل پر ریٹ فکس ہوگا, پراپرٹی کا کسی کا بھی تعین ہوگا. کئی جگہ پر یہ پرابلمز آ رہے ہیں. بالکل FBR کو اس چیز پر بالکل جو ہے وہ سوچنا چاہیے اور اس کا دوبارہ سے سروے کرنا چاہیے. اور جس طرح پراپرٹی ٹیکس پہ 5 مرلے تک جو ہے وہ گھر ایگزیمپٹ ہے, تو اسی طرح جو ہے یہاں پر بھی جو ہے جو ایک سنگل پراپرٹی جو ہے وہ اس کی ایگزیمپشن دینی چاہیے, خاص کر 5 مرلے تک جو ہے نا جی, وہ تاکہ جو چھوٹا طبقہ ہے, جو مڈل مین ہے, وہ اس ٹیکس سے بچ سکے. اچھا, اب جو نان ٹیکس پیئر ہے یعنی کہ جو ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں ہے, وہ کہاں تک پراپرٹی خرید سکتا ہے؟ تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا. 50 لاکھ تک خرید سکتا ہے, 20 لاکھ تک یا کروڑ تک خرید سکتا ہے. سر وہ دیکھیں, وہ پراپرٹی تو آپ خرید نہیں سکتا. پہلے تو وہ بنے گا فائلر, تو وہ پتہ چلے گا کہ وہ اب لیٹ فائلر ہے, یعنی کہ جو فائلر نہیں ہے وہ خرید نہیں سکے گا. ہاں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب بھی پراپرٹی 50 لاکھ سے زیادہ کی لینی ہے تو ایک اور لا ہے, آپ نے وہ پیمنٹ جو ہے وہ تھرو بینکنگ چینل کرنی ہے. آپ کیش کی نہیں لے سکتے. اس کی پلینٹیز 5% علیحدہ ہے جی, 50 لاکھ سے اوپر اس کی پلینٹیز جو ہے وہ علیحدہ ہے.
تو प्रॉपर्टी जब आपने अब लेनी है तो आपने टैक्स तो देना है जी, और नॉन फाइलर का तो अब कोई कंसेप्ट नहीं है प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। अगर वो लेगा तो वो एक दफ़ा जब रिटर्न देगा तो फिर उसका इतना टैक्स कट जाएगा, इतना टैक्स कट जाएगा कि इतना जो है वो उसको आगे उसकी एडजस्टमेंट तो ले सकता है, लेकिन अभी तो दम नहीं जिंदा रखी हुई है अफवाहों, चैम्बर में, ताजिर बरादरी में, प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई एमनेस्टी आने वाली है। आपको लगता है कोई ऐसी एमनेस्टी आने वाली है? क्योंकि रेवेन्यू शॉर्टफॉल 386 अरब से ऊपर बढ़ चुका है। वैसे एफबीआर को टारगेट पूरा करने के लिए कोई बिजनेस एक्टिविटी या तो ऊपर जा रही हो ना कोई फायदा हो रहा हो, लेकिन ये तो मुश्किलात ज्यादा बढ़ती जा रही है, बिजनेस एक्टिविटी कम होती जा रही है। बिल्कुल मेरे ख्याल में जिस तरह चेयरमैन साहब का बयान है, मैंने भी टीवी पर ही देखा है अभी जो आई है, कि अब वो गवर्नमेंट को ये तो पता है कि प्रॉपर्टी सेक्टर जो है बहुत डाउन जा रहा है, कोई ना कोई उनको फैसिलिटेट करेंगे तो फिर ही जो है उस पर आएंगे। अब देखिए उनका भी बयान ये है कि 5 करोड़ पर पूछा नहीं जाएगा। अब कंफ्यूजन पैदा होगा, लेकिन वो जुबानी कहा गया सर, उसका नोटिफिकेशन भी नहीं, कानून भी नहीं। जिस तरह सर ने कहा कि 10% तक चला जाता है नॉन फाइनल, 50 लाख अगर उसने टैक्स दे दिया 5 करोड़ पर, तो और सोर्स का उससे पूछेंगे 30% 5 करोड़ पर वो लग जाएगा 1.5 करोड़, तो 2 करोड़ तो जो है वो उसका वो टैक्स मांग गया। मेरा सब टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं जो ऑडिट की बात हमारे बीच में रहेगी उसको छोड़ देते हैं। विद होल्डिंग एजेंट्स हैं जिनकी मुश्किलात प्लेंटीज का सामना, उनको चक्कर, उनके ऑडिट उनके खुले हैं, सारा कुछ उन्होंने करना है और टैक्स भी कटौती करके खजाने को, हुकूमती खजाने तक पहुंचाना है, अपना टैक्स अलहदा देना है। कोई उनके लिए रिलीफ मुहैया किया जा सकता है? मैं सर की बात को आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने 236G और 236H की बात की है, जिसके रेट 0.5 से शुरू होते हैं, 0.2 भी था, 1 भी है, और नॉन फाइलर का, नॉन एक्टिव का 2.5 तक भी जाता है। 113 का एक टैक्स है 7%। जब आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर इंडिविजुअल एओपी की जाती है तो उसने 7% जमा करवाना पड़ता है। तो इनकी बात ठीक है सर। देखिए अगर एक टैक्स पेयर के अकाउंट में 20 करोड़ आया है तो गवर्नमेंट उससे 7% मांग रही है। वो जो भी उसका 236G या 236H का टैक्स कटता है वो उसकी लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्टेबल है। तो जिन लोगों की तो 15 करोड़ की या 16 करोड़ की सेल है और वो छुपा रहे हैं, तो एफबीआर को साथ ये भी चाहिए कि उनकी बैंक स्टेटमेंट को भी वो शो करे, क्योंकि जब आप देखते हैं तो परचेज तो उनकी होती है 15 करोड़ की, 20 करोड़ की, 25 करोड़ की, जो 36G और उसी पर कटता है। तो प्रॉपरली इसको एफबीआर अपने सिस्टम के जरिए, अपनी ऑटोमेशन जो उसके पास डाटा बैंकों का मौजूद है, नोटिस दे 176 के, उनकी प्रॉपर टैक्स डिडक्शन जो हो रही है, ताकि वो उसकी रिटर्न में भी अपनी उतनी टर्नओवर शो करे। अब आप कई रिटर्नें ऐसी देखते हैं कि जिसमें बैंक में तो पैसे 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ आया होता है, लेकिन कईयों ने अदर रेवेन्यू शो किया होता है, अपना मार्जिन शो किया होता है, वो बाद में फंस जाते हैं। वो कहते हैं जी हमारा मार्जिन इतना है। वो जब फंसते हैं, जब बैंक पता चलता है कि 20 करोड़ आया है, मार्जिन आपने शो किया हुआ है, जब आपके पैसे बैंक में आ गए, यू आर ओनर ऑफ द गुड्स, वहां पर जो आपकी टैक्स डिडक्शन हुई है तो आप उसका 7% दें और उसकी एडजस्टमेंट क्लेम करें। तो ये जो 36G और 36H का रेट है, तो ये मैं गवर्नमेंट के साथ इत्तेफाक करूंगा कि ये 0.5 और 1% ज्यादा नहीं है। जहां तक प्रॉपर्टीज के रेट की बात है वो बहुत ज्यादा हाई है और वो ज्यादती है, लेकिन इसमें अक्सर टैक्स पेयर जो है वो अपने बैंक को, वकील को भी नहीं बताते, एंड पर जब उनको नोटिस आता है तो वो फिर छुपाते। इसमें गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी भी दी है कि आप अगर अपनी टर्नओवर भी उसी 36G और H के मुताबिक दिखा देंगे और टैक्स एडजस्ट कर लेंगे तो आप अपना वो आपका जो परचेज है वो आप एक्सपेंडिचर अपना क्लेम कर सकते। अदरवाइज जब नोटिस आता है तो वो जितना बैंक जो है वो आपकी इनकम बन जाती है। अच्छा, दूसरा ये है आखिर में, सिर्फ सेल टैक्स के या इनकम टैक्स के जो रिफंड्स है, फास्टेस्ट सिस्टम एक एफबीआर ने बनाया, उसके जरिए जल्दी को मिल जाता है किसी को रिफंड, लेकिन अब बहुत सी एप्लीकेशन एफबीआर में जमा हो चुकी है जिनके रिफंड नहीं मिल रहे काफी अरसे से। इसमें कोई थोड़ी सी चेंजिंग हुई है जी। एफबीआर में कोई पीछे चेयरमैन, जो नए चेयरमैन साहब आए हैं, तो उन्होंने अब जो रिफंड का एक हर जोन का एक कमिश्नर जो है वो रिफंड का इंचार्ज है, तो इस वजह से प्रॉब्लम जो है वो काफी पेश आ रही है, क्योंकि जोन को उसको उस कमिश्नर के पास जो है वो जोन का भी काम है, उस कमिश्नर ने पूरे जोन के जो अपना एरिया भी है, उस कमिश्नर ने पूरे आरटीओ का, यानी कि एक कमिश्नर है रिफंड का, उसमें अगर 5 जोन है तो एक कमिश्नर के पास रिफंड का, और उसने पूरा जो है वो आरटीओ या सीटीओ का एक है तो वो पूरा देखना है, जिसकी वजह से वह मसले पेश आ रहे हैं और प्रॉपरली जो रिफंड, जो जेन्युइन रिफंड है वो भी लोगों के रुके हुई हैं। तो दोबारा जो है वो सिस्टम, मेरी सजेशन यही है कि जो जब आप एक कमिश्नर की जुरिडिक्शन जिस केस पर है और वो उसका ऑडिट कर रहा है और वो उसका एग्जम्पशन दे रहा है और उसकी असेसमेंट कर रहा है, तो रिफंड की पावर भी फिर उसको दे दे, फिर बाकी पावरें भी उसको ले लें अगर आपको एतमाद नहीं है कि वो रिफंड नहीं करेगा। यानी कि रिफंड के लिए आपने कमिश्नर अलहदा, बेसिकली तो आपने लोगों को फैसिलिटेट करना है, तो फैसिलिटेट करना है तो वो जितने भी कमिश्नर जो ऑलरेडी जिनकी
जुरिडिक्शन है, रिफंड की पावर भी उन्हीं को दे। मलक जलील साहब, आपको बहुत शुक्रिया। मेरे नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। एक बात जो समझ में आती है, अगर सिस्टम में बेहतरी लानी है, टैक्स कलेक्शन में बेहतरी लानी है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बेहतरी लानी है, तो आपको टैक्स देने वालों को सहूलियात फराहम करनी होंगी, आसानियाँ पैदा करनी होंगी। मुश्किलात पैदा करके कभी ना टैक्स कलेक्शन बढ़ाई जा सकती है, ना टैक्स बेस बढ़ाया जा सकता है, ना इन लोगों का एतमाद हासिल किया जा सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।